स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों ब्रायोफाइटा के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केंसिया और यह मार्केंसिया का लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया, मतलब मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन कैसे होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे मार्केंसिया के अंदर दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। पहला जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब वर्धी जनन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि लैंगिक जनन। बीच में एक रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, वह मार्केंसिया में नहीं पाया जाता है। और इसके पहले आपने रिक्सिया में भी देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से मार्केंसिया के अंदर भी दो ही तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही देखेंगे और ये भी देखेंगे कितने तरह का होता है, जिसमें एक सबसे खास तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय जेमा कप, यानी जेमा कप के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे और एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी समझेंगे। क्योंकि जेमा कप के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन तो आप कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया या फिर रिप्रोडक्शन। इसमें आप एक लाइन सबसे पहले दिखा देंगे, इन मार्केंसिया रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग टू मेथड्स, मतलब मार्केंसिया के अंदर दो तरह से रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब वर्धी जनन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है तो समझिए, अगर प्लांट बॉडी के किसी पार्ट से नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें मेल पार्ट बनेगा, फीमेल पार्ट बनेगा, दोनों के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल बनेंगी, मतलब स्पर्म और ओवम बनेंगे, और फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, तो इसके बाद फिर नए पौधे का निर्माण होगा। तो यह जो कम्प्लेक्स तरह का रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल है। बाकी पौधे के किसी एक भाग से या फिर पूरे पौधे से नए प्लांट का निर्माण हो रहा है तो इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल स्ट्रक्चर का बनना कोई जरूरी नहीं है, यानी कि नहीं बनती है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें सबसे पहले तरह का रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसे आप हेडिंग डाल देंगे और इसमें भी आप एक लाइन लिखेंगे, इन मार्केंसिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मार्केंसिया के अंदर 3 विधि से होता है। टोटल जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 विधि से होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। लेकिन जो वेजिटेटिव होता है वो 3 तरह से होता है। पहला है बाय फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा है बाय एडवेंटिशियस ब्रांच, और तीसरा है बाय फॉर्मेशन ऑफ जेमा इन जेमा कप, बाय फॉर्मेशन ऑफ जेमा इन जेमा कप। तो चलिए तीनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला है बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है मार्केंसिया के अंदर ये समझिए। अभी आप इसे रिक्सिया में समझ चुके हैं अच्छे से, तो बिल्कुल उसी तरह से मार्केंसिया के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होता है। इसमें होता क्या है कि मार्केंसिया का थैलस रहेगा और थैलस का जो लोअर पोर्शन रहेगा, नीचे का ओल्डर पोर्शन यानी पुराना जो भाग है वो डेड कर जाएगा, यानी कि डेथ हो जाएगी उसकी, और वो फिर बाद में सड़ जाएगा। सड़ने के बाद फिर नीचे का पार्ट जब खत्म हो जाएगा तो ऊपर के जो पार्ट रहेंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। मैंने उदाहरण के लिए बताया था, जैसे हथेली है, अगर ये वाला पोर्शन न रहे तो सारी उंगलियां अलग अलग हो जाएंगी। तो बिल्कुल उसी तरह से मार्केंसिया के अंदर भी होता है। देखिए ये मार्केंसिया का थैलस है और ये इसका ओल्डर पार्ट है, नीचे वाला भाग है। यहाँ पर जो नीचे का भाग ये क्या है, ओल्डर पार्ट है, पुराना भाग है, ये डेड हो जाएगा, यानी कि इसकी डेथ हो जाएगी और बाद में डीके यानी कि सड़ जाएगा। तो ये बताइए जब यहाँ तक का पार्ट नीचे से सड़ जाएगा तो ये दोनों जो इसके ऊपर वाले पोर्शन है ये अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जो ये दोनों लोब हैं ये अलग हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों लोब अलग हो गए हैं, बाद में यही लोब डेवलप करके नए पौधे का निर्माण कर देते हैं, यानी कि नया थैलस का निर्माण हो जाता है। इसी बात को आपको
दो लाइन में लिख देना है। तो हेडिंग आप डाल देंगे बाय फ्रेगमेंटेशन, जिसमें आप लिखेंगे इन दिस मेथड यानी इस विधि में ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस डाई यानी कि मर जाता है एंड फर्दर डीके और पुनः यह सड़ जाता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ थैलस डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट, रिमेनिंग का मतलब सड़ने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है ये डिवाइड हो जाता है फ्रेगमेंट में। ये देखिए क्या है, फ्रेगमेंट है। तो फ्रेगमेंट के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। बाद में इन फ्रेगमेंट का क्या होगा, तो ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू प्लांट, यानी कि बाद में ये प्रत्येक फ्रेगमेंट डेवलप हो जाते हैं नए पौधे में। तो बहुत ही आसान तरीके का है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा है वो है बाई एडवेंटिशियस ब्रांच, यानी कि दूसरा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है बाई एडवेंटिशियस ब्रांच। इसमें क्या होगा, देख पा रहे हैं कि ये मार्केंसिया का थैलस है और इसके ऊपर तमाम ब्रांच निकली हुई है। इस ब्रांच को कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रांच। यहाँ पर देखिए लिखा गया है एडवेंटिशियस ब्रांच। बाद में यह ब्रांच क्या होगी, मैच्योर हो जाएगी और मेन प्लांट जो है इसका जो मुख्य पौधा है इससे डिटैच यानी कि टूट करके अलग हो जाएंगी ये ब्रांच और फिर नए पौधे का निर्माण कर देंगी। तो इसी बात को यहाँ पर आपको लिख भी देना है। इन दिस मेथड यानी कि इस विधि में बाई एडवेंटिशियस ब्रांच में, तो इन दिस मेथड सम एडवेंटिशियस branches arises at the apex and margin of thallus, यानी कि थैलस के मार्जिन, ये किनारे पर, इस तरह से किनारे पर भी आप एक दो बना लेंगे, मार्जिन और एपेक्स ऊपर भी कुछ एडवेंटिशियस ब्रांच एराइजेज यानी निकल जाती है। आफ्टर मैच्योरेशन यानी जब इन ब्रांच का मैच्योरेशन हो जाता है, जब ये परिपक्व हो जाती है, इट डिटैच्ड, डिटैच्ड का मतलब यहाँ से टूटकर अलग हो जाती हैं परिपक्व होने के बाद, डिटैच्ड एंड डेवलप इनटू न्यू मार्केंसिया थैलस, डिटैच होकर के नए मार्केंसिया थैलस के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो दो तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने देख लिया, पहला फ्रेगमेंटेशन जो बहुत ही आसान, दूसरा एडवेंटिशियस ब्रांच यह भी काफी आसान, और तीसरा जो है वो कठिन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसे आसान कर दूंगा। अब देखिए कैसे आपको इसे समझना है। तो जेमा कप के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है मार्केंसिया के अंदर, ये बहुत ही खास है मार्केंसिया के लिए। इसमें होता क्या है कि जो मार्केंसिया का थैलस होता है उसके थैलस पर कप की तरह से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। कप जैसे चाय पीने वाला कप होता है ना, उसी तरह से कप जैसी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है मार्केंसिया थैलस के ऊपर, और इस कप को क्या कहते हैं, जेमा कप कहते हैं। जो कप डेवलप होता है थैलस के ऊपर इसे जेमा कप कहते हैं। और इस कप के अंदर दो खास संरचनाएं होती हैं, पहला तो क्या होता है जेमा, और दूसरा इसके अंदर मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते हैं। जेमा कप के अंदर जो जेमा होता है वो बाद में परिपक्व हो जाता है और मल्टी सेलुलर हेयर की सहायता से वो जेमा बाहर निकल जाता है और फिर वही जेमा नए पौधे का निर्माण कर देता है। बात को समझिए आप ध्यान से, थैलस रहेगा, थैलस के ऊपर कप जैसी स्ट्रक्चर बनेगी जिसको कहेंगे जेमा कप, और जेमा कप के अंदर दो खास संरचनाएं रहेंगी, पहला तो जेमा और दूसरा मल्टी सेलुलर हेयर। जब जेमा मैच्योर हो जाएंगे तो मल्टी सेलुलर हेयर की सहायता से जेमा बाहर निकल जाएंगे और नए पौधे का निर्माण कर देंगे। कंफ्यूजन इस बात का हो जाता है एग्जाम में कि जेमा कप के अंदर जेमा कि जेमा के अंदर जेमा कप, हम भी इस तरह का कंफ्यूज हुए थे जब बीएससी कर रहे थे। हो सकता है आपको भी कंफ्यूजन हो या फिर ना भी हो सकती है, आप टैलेंट हैं। तो जेमा कप के अंदर जेमा है क्योंकि कप के अंदर ही कोई चीज रहती है, जो उसके अंदर है उसके अंदर कप तो रहेगा नहीं। तो कप एक स्ट्रक्चर है, एक कंटेनर है जिसके अंदर जेमा है। इस बात से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कप के अंदर ही चाय होती है, चाय के अंदर कप नहीं होती है। तो कप क्या है, एक कंटेनर है, एक ऐसा मतलब पात्र है जिसके अंदर कोई चीज रहे। तो जेमा कप के अंदर जेमा, ये आप क्लियर रहें। तो अब देखिए इसको बोर्ड पर हम लोग समझते हैं कि थैलस के ऊपर जो जेमा बनता है, वो जेमा कप बनता है, वो कैसा होता है। तो ये देखिए मार्केंसिया का थैलस का
थोड़ा सा पार्ट लिया गया है, अब पूरा थैलस नहीं बनाया गया है। इसी के ऊपर एक जेमा कप बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से जेमा कप की स्ट्रक्चर है। इसमें खास संरचनाएं क्या हैं? तो पहली खास संरचना क्या है? जेमा है, आप इसे याद रखेंगे। और दूसरा इसमें याद रखेंगे मल्टी सेलुलर हेयर, इसी की सहायता से जेमा बाहर निकलता है। बाकी कुछ इसके अंदर एसेसरी स्ट्रक्चर भी हैं, जैसे एयर पोर। तो थैलस में जो जेमा कप का निर्माण होता है उसमें एयर पोर भी होता है इसके एपिडर्मिस वाले पोर्शन में, और अंदर एयर चैम्बर भी होता है। ये देखिए क्या है? एयर चैम्बर है। तो एयर चैम्बर के अंदर क्या है? ये ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, जिससे इसके अंदर भोजन बनेगा, यानी फोटोसिंथेसिस होगी। और जो एयर पोर है इसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी गैसों का आदान प्रदान होगा। तो ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा आपको इसे ध्यान में नहीं रखना है। नीचे आप देख पा रहे हैं इसका थैलस है, और थैलस के नीचे आप देखिए निकले हुए स्केल है, और ये राइजोइड्स हैं, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह का आप राइजोइड्स, स्केल, एयर पोर, एयर चैम्बर, यह इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, जब आप मार्केंसिया के थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो ये सारा डिटेल आप देख लिए थे। ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसे आपको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। आपको मुख्य रूप से दो संरचनाएं ध्यान में रखना है। पहला क्या? जेमा, और दूसरा मल्टी सेलुलर हेयर। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे जेमा बने हुए हैं। ये इस तरह के जेमा बने हुए हैं। कुछ जेमा आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े हैं, जो मैच्योर हो चुके हैं। कुछ जेमा छोटे छोटे किनारों पर दिख रहे हैं। तो जो मैच्योर होंगे जेमा वो बाहर निकलेंगे, और किसकी सहायता से निकलेंगे? मल्टी सेलुलर हेयर की सहायता से। तो मान लीजिए कि इसमें से एक जेमा बाहर निकल गया है, यहां पर आप देख रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं होती हैं। तो जो जेमा है उसके अंदर मुख्य रूप से दो संरचनाएं होती हैं। नीचे तो इसका स्टाक है, नीचे इसका स्टाक है, और ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बॉडी। तो मुख्य रूप से दो पार्ट है, स्टाक और बॉडी। और बॉडी के अंदर मुख्य रूप से दो संरचनाएं हैं। पहला क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट, जो रेड कलर से यहाँ पर ड्रॉपलेट बनाया गया है, बूंदे बनाई गई हैं, ये क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट है। यह इसके अंदर भोजन के रूप में स्टोर रहती है। और दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये हरे कलर से जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यह क्लोरोप्लास्ट है, जिससे भोजन बनता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। और दोनों, ये जो मेन बॉडी है इसकी, यानी कि बॉडी है, इसके बीच में किनारे पर आप देख पा रहे हैं कि धंसा हुआ है, थोड़ा सा पिचका हुआ, दबी हुई स्ट्रक्चर है, जिसको नॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉच बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर मुख्य रूप से कितनी संरचनाएं हैं? दो, स्टाक और बॉडी। और बॉडी के अंदर दो संरचनाएं इंपॉर्टेंट, पहला तो क्लोरोप्लास्ट और दूसरा ऑयल ड्रॉपलेट। मेन जो बॉडी होती है वो बीच में पिचकी होती है, जिसको कहते हैं नॉच। बाद में फिर यही जर्मिनेट करके, ही जेमा जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण कर देता है। तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जेमा कप के द्वारा कैसे होता है ये समझ गए। थैलस के ऊपर जेमा कप बनेगा, जेमा कप के अंदर जेमा रहेगा। जब जेमा मैच्योर हो जाएगा तो मल्टी सेलुलर हेयर की सहायता से बाहर निकलेगा और नए पौधे का निर्माण कर देगा। तो जिस तरह से ये रिप्रोडक्शन आपने देखा बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई एडवेंटिशियस ब्रांच, उसी तरह से बाई फॉर्मेशन ऑफ जेमा इन जेमा कप, इस तरह से आप हेडिंग एग्जाम में डालेंगे। अब इसमें लिखेंगे कैसे इस बात को, ये समझ लीजिए। तो देखिए, इट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक कॉमन मेथड है, बहुत ही खास विधि है मार्केंसिया के अंदर। द जेमा कप इज कप लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं जेमा कप एक कप की तरह से संरचना है। ये डेवलप कब होता है? तो ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान यह डेवलप होता है ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस, यानी थैलस के डॉर्सल सरफेस पर यह जेमा कप डेवलप होता है। फिर आप इसके आगे पैराग्राफ बदल कर लिख देंगे, ईच जेमा कप कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ जेमा, यानी कि जेमा कप के अंदर बहुत सारी संख्या में जेमा पाए जाते हैं। ईच जेमा इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, यानी प्रत्येक जेमा दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। आप देख पा रहे हैं, एक ये पूरा जो पार्ट है इसको बोलेंगे बॉडी, और दूसरा जो पार्ट है इसको बोलेंगे स्टाक। तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। दैट इज, जो पहला पार्ट है स्टाक और दूसरा क्या है? बॉडी। इसके बाद आप लिख देंगे, इन द बॉडी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑयल ड्रॉपलेट
प्रेजेंट, यानी बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट और ऑयल ड्रॉपलेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। आगे आप लिख देंगे आफ्टर मैच्योरेशन, यानी परिपक्व होने के बाद, विथ द हेल्प ऑफ मल्टी सेलुलर हेयर, यानी मल्टी सेलुलर हेयर की सहायता से। आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर मल्टी सेलुलर हेयर है, तो हेल्प ऑफ मल्टी सेलुलर हेयर जेमा रिलीज, ये जो जेमा होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। कौन? जेमा। तो आपने 3 तरीके से देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीनों आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी स्क्रीनशॉट लेकर के जिस तरह से आप लेक्चर वाइज नोट कर रहे हैं उसी तरह से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले हम आपको एंथ्रीडिया बताएंगे, इसके बाद आर्चिगोनिया बताएंगे, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इसके बाद जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बनेंगे, फिर वह स्पोर डेवलप करके जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से होगा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।